Everyone, welcome to the fifth day of the International Writers Festival 2023. It gives me great pleasure to welcome Ajay Navaria, a very well-known Hindi writer who's the speaker for today's session, and Professor Sudha Upadhyay, who's my colleague in the Department of Hindi, who is going to be in conversation with Ajay ji today. Welcome both of you. I'm going to now ask Tarini to introduce Sudha, and Sudha will introduce Ajay ji. Thank you very much. नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में प्रोफेसर की तौर पर कार्यरत सुधा उपाध्याय हिंदी की आज की लेखिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। रचना में निहित संदर्भों को समेटते हुए उसकी व्यापकता में देखना प्रोफेसर उपाध्याय की सबसे बड़ी खासियत है। रचना धर्मिता उनकी जीवन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। पेशे से अध्यापिका, दिल से शोधकर्ता और दिमाग से समीक्षक, कुल मिलाकर साहित्य को समग्रता से जीती हैं। एक शिक्षक होने के नाते समाज के हर उस शख्स के लिए आवाज उठाती हैं जो शिक्षा से वंचित रह जा रहा है। उनकी अनेक रचनाएं, कविताएं प्रतिष्ठित संग्रहों में प्रकाशित हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। वेलकम प्रोफेसर उपाध्याय, स्वागत है आपका। द फ्लोर इज ऑल योर्स। बहुत शुक्रिया तारिणी, बहुत शुक्रिया। साथियों, स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक बेहतरीन दिन पर मिल रहे हैं। इस अवसर पर सुखद अवसर है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। इस जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी स्मृतियों में आज हम एक दलित विमर्शकार, दलित चिंतक, समाज चिंतक, साहित्यकार, कथाकार से आज भेंट मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे। उनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री होंगे। बाबा साहब को याद करूं तो भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आने वाली तमाम पीढ़ियों को, कई नस्लों को स्वतंत्रता का, समता का, न्याय और भाईचारे का लगातार एक सशक्त संदेश जो व्यवहारिक धरातल पर हम उसे जीने की कोशिश कर रहे हैं सही मायने में, चाहे वो राजनैतिक हो, सामाजिक हो, ये लगातार हमारे अंदर बदलाव, परिवेश में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में लगातार परिवर्तन का वाहक बना हुआ है। आज बहुसंख्यक लोग उनके कठोर जीवन संघर्ष और विचारों से प्रेरित होकर लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनकी जयंती पर हम सब का, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज परिवार का, अंग्रेजी विभाग का और हमारे सहयात्री इस रचना धर्मिता में प्रोफेसर अजय नवारिया जी का शत शत नमन। साथियों, वेदना की अभिव्यक्ति जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतने से मकसद पूरा नहीं होता। जिस समाज व्यवस्था ने यातना के कुएं में ढकेला है, उसे नकारना बहुत जरूरी है। नकार, आज मेरी इस वार्ता में इस नकार को मैं केंद्रित रखूंगी और इसी पर एक लंबी बातचीत हम अपने सहयात्री से करेंगे। दरअसल ये नकार शब्द मुझे प्रिय है। हम जैसे तमाम प्रगतिशीलों को प्रिय होगा ये नकार, क्योंकि नकार ही दलित विमर्श का आजमाया हुआ अस्त्र है। गुलामी का नकार, यंत्रणा से नकार, समस्त सवर्णवादी मूल्यों, मान्यताओं का नकार, यही दलित लेखनी की पहचान है। दलित रचनाकार जानता है कि उसके पूर्वजों ने चुपचाप जो दुख झेला है, लेकिन नकारने की हिम्मत नहीं दिखा सके, इसीलिए यातना की धारा अबाधित रही। साथियों, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलित समुदाय को 3 सूत्रीय संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज अजय सर अपने व्याख्यान में, अपनी वार्ता में इन तीनों संदेशों को भी बूथ कर बातचीत आगे बढ़ाएं। क्योंकि दलित लेखन में इन सूत्रों को जो आधार बनाया है, जो उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने की या उसे व्यवहार में लाने की हम सबकी कोशिश रही है, वो कामयाब हो। मैं प्रायः जब भी थोड़ा भी चिंतन पढ़ती हूँ, अजय नवारिया सर की भी कुछ कहानियां मैंने पढ़ी हैं,
एक औपचारिक परिचय तो मैं अपने सदन को दूंगी ही, लेकिन दलित विमर्श के पास जो एक भविष्य दृष्टि है, मैं उससे रोमांचित होती हूँ। उसकी कामना ही एक ऐसा समाज बनाने का है जिसमें वास्तविक जनतंत्र हो। मैं जनतंत्र की बात कर रही हूँ, जहां किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करना संभव ही ना हो। व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाए, उन पर कोई पहचान लादी थोपी न जाए पैदा होने के साथ, या किसी घर, परिवार, जात, नस्ल, समुदाय में पैदा होने के कारण उन पर वो थोपा न जाए। आज के हमारे इस वार्ता में, इस बातचीत में यह भी केंद्रित रहेगा। मेरी गुजारिश है अजय सर से कि इसे भी, इन तीनों संदेशों को भी ध्यान रखेंगे। हिंसा हो, घृणा हो, अपमान की जगह जो करुणा, विश्वास, भाईचारा या आजादी, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, जीवन, ये जीवन मूल्य हैं, इनको कैसे सार्वभौमिक बनाया जाए, कैसे इसे मानवता पर आधारित रखा जाए और सिर्फ इसका पुनर्सृजन हो बिना किसी लैंगिक भेदभाव के। इस पर भी हम थोड़ी सी बातचीत आज अपने विमर्शकार से करेंगे। साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं चाहती हूं कि अजय सर से एक औपचारिक परिचय, वैसे उनका परिचय क्या दिया जाए क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिक परिचय, क्योंकि यहाँ शोधार्थी और विद्यार्थी भी जुटे हैं, तो मैं अजय सर का एक परिचय आपसे करवा दूं। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर गांव में जन्मे अजय सर MA हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया इन्होंने। MPhil PhD इन्होंने JNU से किया। इनकी कुछ प्रकाशित कृतियों में अगर हम कहें तो पटकथा और अन्य कहानियां, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई 2006 में। उधर के लोग, ये उपन्यास खासा चर्चा में रहा आलोचना जगत में भी। राजकमल प्रकाशन से ये उपन्यास 2008 में आया। यस सर कहानी संग्रह 2012 में सामयिक प्रकाशन से। सर ने हंस का संपादन लगातार ही किया है। युवा विशेषांक के रूप में 2009 में, फिर दलित विशेषांक का संपादन इन्होंने 2019 में किया। दलित विशेषांक में सहयोगी संपादक के रूप में भी रहे। इन्होंने 2004 में यातना, संघर्ष, स्वप्न, ये राजेंद्र यादव जी के साक्षात्कारों की संपादित पुस्तक है जो किताब घर से आई है 2010 में, इस पर भी इन्होंने काम किया। इनके रचनाओं का, इनकी कहानियों, उपन्यास का तमाम भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, चाहे वो अंग्रेजी हो, जर्मन हो, फ्रांसीसी हो या जापानी भाषा में इनकी कहानियों का अनुवाद हो चुका है। सम्मान की लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ तो गिनाऊंगी ही मैं। सुधा साहित्य सम्मान, ये इनका पहला सम्मान था 2007 में। साहित्यिक कृति सम्मान हिंदी अकादमी से 2008 में। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2011 में। संडे गार्जियन लंदन और द इंडिपेंडेंट में लेख इनके प्रकाशित हो चुके हैं। BBC द्वारा साक्षात्कार इनके कई प्रसारित हो चुके हैं। इन दिनों अजय सर प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। साथियों, जितना मैंने इनको पढ़ा है वो प्रतिरोध का स्वर मुझे दिखाई देता है। उस पर थोड़ी सी बात करते हुए कुछ सवाल जो मेरे मन में, जो मुझे बेचैन करते हैं, और उन्हीं सवालों से ही बातचीत आगे बढ़ेगी। जितना आपको पढ़ा है सर, आपकी कहानियों के पात्र या चरित्र पूरी सवर्ण व्यवस्था से ही नहीं टकराते, बल्कि पिछड़ों, वंचितों के आपसी जातिगत समीकरणों की भी परत उघाड़ते हैं, जो कई लेयर्स हैं। दलित संघर्ष के इन अंतर विरोधों को भी आप लगातार अपने कथा साहित्य में सामने ला रहे हैं, चाहे कहानियां हो या उपन्यास। क्योंकि अपने ही घर में, अपनों के ही बीच बेगाना होने का एहसास आपने बहुत हद तक महसूस किया है, भोगा है, ये मैं समझ सकती हूँ, पर बड़ा तकलीफदेह होता है। ये त्रासदी किसी एक इंसान के साथ ही नहीं, जात या कौम पर जब गुजरती है, और गुजरती नहीं, गुजरती चली जाए, तो फिर वह व्यक्ति हो, वह समूह हो, समुदाय हो, उसके दबाव के आगे टूट जाता है, टूटता है, बिखरता है, तो अपने सम्मानजनक जगह पाने के लिए संघर्ष करता है, जूझता है। तीखेपन में आपकी रचनाएं, मैं कहूंगी आपकी कहानियां, बहुत दफा पाठकों को असहज कर देती हैं। दरअसल परंपरागत वंचितों के समूह में भी दलित एक ऐसी आबादी है
जो हाशिए पर धकेलने के जाने के बाद भी लगातार एक अलग तरह की राजनीतिक पहचान बनाने के लिए भी जुझारू है, संघर्षरत है। आपकी कुछ कहानियां मैंने भी पढ़ी हैं, संक्रमण है, यस सर, एक देर शाम, कुमार साहब, एक यह आम रास्ता नहीं, इन पर तो मैं बाद में बात करूंगी सर। पर मैं चाहूंगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो अंग्रेजी विभाग के पाठ्यक्रम में जो कहानी लगाई गई है, न्यू कस्टम, आप अपनी ओर से अगर इस पर विद्यार्थियों को कुछ बताना कहना चाहें तो क्यों ना हम शुरुआत वहीं से करें। सर स्वागत। धन्यवाद सुधा जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। थोड़ा और तेज बोलूं? बिल्कुल आ रही सर, आवाज आ रही है। ठीक है। आपने कई बातें और कई बातों को सवाल के रूप में मेरे सामने रखा है और मुझे लगता है कि मैं एक एक करके उन सब पर शायद बात कर सकूं और हो सकता है कोई छूट जाए तो आप एक बार फिर से मुझे याद दिलाइए। एक बात जो सबसे पहले आपने शुरू किया कि दलित साहित्य नकार का साहित्य है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं और वो शायद गलत भी नहीं कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो नकार शब्द है ये एक तरह की नेगेटिविटी है, एक तरह की नकारात्मकता है, उसका द्योतक होता है उसको। मगर जब आपने आगे बातचीत की तो आपने एक और शब्द फिर इस्तेमाल किया और वो बहुत सुंदर शब्द है और नकार की जगह वही शब्द होना चाहिए, वो है प्रतिरोध। असल में पूरा का पूरा जो दलित साहित्य है, या कहना चाहिए वो तमाम साहित्य जो जिन्हें हम आइडेंटिटी बेस्ड डिस्कोर्सेस पर किसी भी तरह से हम उनको लिखते हैं या हम उनको पढ़ते हैं, वो सभी प्रतिरोध की चेतना पर टिके हुए होते हैं। अब प्रतिरोध जो होता है वो उसका एक स्तर नहीं होता है, प्रतिरोध हमेशा दो स्तरों पर चलता है, कम से कम दो स्तरों पर। एक तो प्रतिरोध होता है हम और वे, वी एंड अदर्स। और भारत के मामले में चूंकि आप सभी जानते हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बात कहना कि अगर भारत को समझना है तो आपको भारतीय समाज को समझने के लिए जाति व्यवस्था को समझना पड़ेगा। अगर आपको स्त्री की समस्या को समझना है तो भी आपको जाति व्यवस्था को समझना होगा। अगर आपको आर्थिक मिसमैनेजमेंट को, कुप्रबंधन को समझना है तो भी जाति व्यवस्था को समझना होगा। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को समझना है तो भी जाति व्यवस्था को समझना, मतलब इसकी जो जड़ है, इस पूरी व्यवस्था की जो जड़ है वो जाति व्यवस्था के भीतर है। एक चीज तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, तो आप जब भी भारतीय समाज को समझने की कोशिश करेंगे तो जरूरी है कि पहले आप जाति व्यवस्था को समझें। और ये जाति व्यवस्था बड़ी विचित्र है, इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए बातचीत के और सवालों की बौछार में मैं ये भूल गया। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद नहीं किया, सुधा जी का धन्यवाद किया, अंतरा जी का धन्यवाद नहीं किया। जो है इतने सारे सवाल मेरे सामने आ गए थे दिमाग में। सर हम बातचीत को अनौपचारिक ही रखेंगे, विद्यार्थी ऐसा ही चाहते हैं, बहुत अनौपचारिक रखेंगे। इसीलिए मैंने बीच में फिर दोबारा से याद कर लिया, अनौपचारिक है इसीलिए कि जो मतलब अंतरा जी का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस राइटर्स मीट में, इस राइटर्स फेस्टिवल में मुझे शामिल किया। जानकी देवी महाविद्यालय के जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी विभाग और दूसरे विभागों से, उनका भी बहुत धन्यवाद। और आज का दिन जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ही पवित्र दिन है और ये किसी एक वर्ग का पवित्र दिन नहीं है, ये उस व्यक्ति के जीवन आज उनके जन्म का उत्सव है जिन्होंने उन तमाम लोगों को जो अधिकार वंचित थे उनके लिए आजीवन कार्य किया। तो मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। अब सवाल याद वहीं पर वापस लौटता हूँ जो बात बीच में रह गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने, मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत विधिवत रूप से, बहुत
सुलझे हुए ढंग से जाति व्यवस्था का अध्ययन किया। इसकी लोग ये वजह निकालते हैं कि वो उस जाति में पैदा हुए थे, ये एक वजह हो सकती है, मगर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि वो उस जाति में पैदा होते हैं मगर उनको उसकी अनुभूति नहीं होती, उसके उसके उसकी पीड़ा को वो महसूस नहीं कर पाते। पता नहीं उनकी संवेदनशीलता कैसी होती है। मैं या तो ये कह लीजिए कि वो इतने मजबूर और विवश होते हैं कि वो इसको अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति मानकर चलते हैं और फिर उसको वो अलग से कुछ समझ नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक रूपक, एक मेटाफर के माध्यम से इसको कहा कि भारत की जाति व्यवस्था एक बहुमंजिला इमारत की तरह है जिसमें सीढ़ियां नहीं, जो जहां पैदा होता है, जिस फ्लोर पर, जिस तल पर पैदा होता है उसी पर मर जाता है। हालांकि उन्हें इसमें आगे और लिख देना चाहिए था कि उसी पर मर जाता है और मरने के बाद भी उसकी जाति खत्म नहीं होती। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि यहाँ भारत में लोग, महापुरुष चले गए, इवन कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे जो जिन्हें हम भगवान कहते हैं उनकी भी जातियां यहाँ लोगों को पता है, अब तक पता है, और उन जातियों के आधार पर उनको देखा भी जाता है, मगर उनका सभी समान रूप से आदर करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब जाति व्यवस्था के बारे में बात की थी तो उन्होंने ये बहुत बहुत अच्छी बात कही कि बहुमंजिला इमारत है। तो जब ये बहुमंजिला इमारत है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण जहाँ पैदा हो रहे हैं वो एक ब्रैकेट है सवर्ण, उसमें बहुत सारी जातियां हैं। सवर्णों में मुख्य रूप से जो भी जातियां हैं, मैं किसी अलग अलग करके नहीं लूंगा। फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्हें आज हम संविधान के हिसाब से पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसमें भी कई जातियां हैं, वो भी जहां जहां पैदा होती हैं उसी कोष्ठक में रहती हैं। फिर दलित जातियां भी एक समूह है, एक राजनीतिक ढंग से बनाई गई एक श्रेणी है। अभी भी वो एक सामाजिक या सांस्कृतिक श्रेणी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि जो उत्तर भारत में दलित हैं वो दक्षिण भारत में नहीं, वो जातियां ही नहीं है। जो दक्षिण भारत की जातियां हैं वो पश्चिम में नहीं। तो इसका मतलब ये इतनी विविधताएं हैं, तो जब विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी भी और खराब अर्थ में है, तो आपस में संवाद नहीं है, आपस में जो पुराने शब्द चलते हैं कि रोटी बेटी के संबंध नहीं। तो जब आपस में संवाद नहीं है, इस तरह के लेन देन नहीं है जिसे हम कल्चरल एक्सचेंज कहते हैं, इसका इसका मैं एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। कश्मीर में ब्राह्मण जाति का व्यक्ति भी ब्राह्मण है और केरल में भी वो ब्राह्मण है, मगर कश्मीर में जो दलित है या जम्मू में जो दलित है या पंजाब में जो दलित है वो केरल में दलित नहीं है, वो जाति वहां नहीं। अब इसको समझने की जरूरत है। ब्राह्मण की यूनिटी ऊपर से नीचे तक जाति के आधार पर, मगर दलित की नहीं है। तो जब वो दलित की नहीं है तो उनके आपस में संबंध बन ही नहीं सकते, वो क्योंकि वो अपने को अलग मानते हैं और उनके साथ अपनी एकरूपता देख ही नहीं पाते। तो जब वो अलग मानते हैं तो कंट्राडिक्शन जिन्हें हम कहते हैं, अंतर विरोध जिन्हें हम कहते हैं, उनका उठना इतना स्वाभाविक है कि वो हर जाति अपने से अलग जाति वाले को अपना नहीं मानती है। और फिर ये बहुत संभावना होती है कि जो जाति सत्ता के केंद्र के पास रहती है वो अवसरों का ज्यादा लाभ उठा पाती है, चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, चाहे वो शैक्षणिक कारणों से हो, किसी भी कारणों से वो लाभ उठाती है और वो उसमें आती है। तो उनका कई बार उनका जो एक तरह का जो वर्चस्वशाली हेजेमोनियल जो एटीट्यूड होता है, वो हेजेमोनियल एटीट्यूड जो ऊपर वाले को देखकर बनता है, वो उनमें भी आने लगता है, चाहे वो पिछड़ी जातियों के लोग हों, चाहे वो दलित जातियों के लोग हों। और आपस में उनके संबंध फिर उस लेवल पर बहुत सहज नहीं रह जाते। जब लड़ाई किसी एक ऐसे मुद्दे पर होती है जिसमें वो एक कॉमन इंटरेस्ट का मामला होता है, तब वो एक साथ जुटते हैं, अदरवाइज वो फिर अपने अपने
कोटरों में अपने अपने ग्रुप्स में वापस चले जाते हैं। तो प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध बहुत बिखरा हुआ प्रतिरोध है। न्यू कस्टम पर, हाँ सर, नया कायदा, न्यू कस्टम पर बात करें इससे पहले आपकी इसी बात से मुझे ध्यान आया कि ये जो जाति का दंभ है ना, जो आपने कहा, बल्कि आपने कहा भी अपने इस वक्तव्य में कि ये समाज तमाम जकड़बंदियों में जो सहजता थी हमारे भीतर की, हम हिंदू मुसलमान, हम सहजता, समरसता, सौहार्द, या मानवीयता को हम पूरी तरह से झुठला रहे हैं, झुठला चुके हैं। और जो धर्म सहयोग सिखाता था, समरसता, धर्म सहयोग, समरसता, सद्भाव सिखाता था, हम अपने अपने जातीय दंभों में, उनमें भी कई लेयर्स हैं, मानवीय मूल्यों को, सरोकारों को झुठला रहे हैं। आपने कहा, आपने सर एक बड़ा विवादित कहीं कुछ कहा था, और मैंने कहीं पढ़ा है या सुना कि आपने कहा कि आपको न बुद्ध का शासन चाहिए और न राम राज्य। चूंकि आप धर्मशास्त्र लंबे समय तक पढ़ाते रहे हैं, मुझे ये पता है, तो व्यक्तिगत तौर पर पता है, तो मैं चाहूंगी, और बल्कि मेरे विद्यार्थी भी ये चाहेंगे, कि ये जो आप कह रहे हैं कि न बुद्ध का शासन चाहिए और न राम राज्य, तो आप किस भारतीय समाज की या धर्म के शिकंजे से निकला हुआ किस समाज की कल्पना कर रहे हैं? थोड़ा सा इस पर बताकर न्यू कस्टम पर आइएगा सर, प्लीज। देखिए जी, एक तो इसको मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामले होते हैं, बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो उसको पूरा बोलना चाहिए। तो मैं इसको पूरा बोल देता हूँ। मैंने ये कहा था, और मेरे साथ ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात है, और उसमें कांचा आइलिया मेरे साथ थे मंच पर, हम दो ही लोग थे और दोनों के बीच में एक डिबेट थी। वो बुद्ध धर्म के बारे में बहुत अप्रिशिएटिंग बातें कर रहे थे, और मैंने उनसे आखिर में एक चीज बातचीत में कहा था कि दलितों के लिए या वंचितों के लिए उन्हें ना बुद्ध का राज्य चाहिए, ना बौद्ध राज्य चाहिए, ना राम राज्य चाहिए, उन्हें लोक राज्य चाहिए, उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए। उन्होंने बाकी तो बात उड़ा दी, अब वो पकड़ लिया कि बुद्ध का राज नहीं चाहिए। अब ये तो शुक्र हुआ कि वहाँ जो दूसरा पक्ष था, वर्ग था, वो नहीं भड़का, नहीं तो वो दोनों भड़क कर मुझे, तो कई बार ये दिक्कत होती है जब आप कोई एक ऐसा सत्य बोलते हैं जो असुविधाजनक होता है, तो दोनों पक्ष नाराज होते हैं, क्योंकि आप दोनों का पक्ष नहीं ले रहे होते। मगर बात अगर सत्य है तो उसको कहा जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हम वो लोग जो मुझसे नाराज हुए उस वक्त, और शायद अब भी हैं, वो शायद हो सकता है कि हों, तो उन्हें ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि क्या धर्म आधारित कोई भी, जो भी राष्ट्र, जो भी देश इस समय धर्म आधारित शासन व्यवस्था में चल रहा है, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका विकास क्या उस स्तर का है? क्या उसके अंदर उस तरह की स्वतंत्रता है जिस तरह की स्वतंत्रता आज भारत के अंदर डेमोक्रेसी की वजह से है? तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ये डेमोक्रेसी मिली है, हम इसे संभालें, क्योंकि अगर हम धर्म के हाथों में इसे सौंप देंगे, तो चाहे धर्म कोई भी हो, आज वो आपको बहुत आजादी दे रहा है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके आगे वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो सबसे पहले जो धक्का देगा वो स्वतंत्रता को देगा, वो विज्ञान को देगा, वो शिक्षा को देगा। तो धर्म आधारित शासन नहीं होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट था। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज हम जो मॉडर्न, चाहे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात करें, हमने इसी को माने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि जो एक मॉडर्न स्टेट है, एक जो आधुनिक राष्ट्र राज्य होता है, वो धर्म आधारित नहीं होता। हमारे संविधान में तो मैंने संविधान के बाहर कोई बात नहीं कही। डॉक्टर अंबेडकर ने जो आखिरी किताब लिखी थी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो, और आप हैरान होंगे कि जब उन्होंने वो किताब लिखी, तो उन्होंने जो भिक्षु के कर्तव्य बताए हैं, उसके बाद बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग थे वो बाबा साहब अंबेडकर से नाराज हो गए, और उन्होंने कहा कि ये बुद्ध धर्म की किताब नहीं है, यह अंबेडकर यान है, ये नवयान है, यानी जो महायान और हीनयान पहले थे, इसके अलावा ये नवयान। तो जब जो धर्म भीरू लोग होते हैं, धर्म को ही पकड़ कर चलते हैं, जब उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को नहीं बख्शा इस बात पर कि उन्होंने एक थोड़ा बौद्ध धर्म की एक नई
व्याख्या की मैं किस खेत की मूली हूँ। तो एक तो ये बात है कि इसलिए धर्म आधारित राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए का मतलब हर उस व्यक्ति को नहीं चाहिए जो सोचने समझने वाला है, जो देश का हित चाहता है, जो देश का विकास चाहता है, जो देश के नागरिकों के लिए जो मानवाधिकार हैं उन्हें चाहता है। उन सबको ये ध्यान रखना है और उसके लिए संघर्ष करना है कि ये देश, क्योंकि इस देश की परंपरा रही है, ये देश वाद विवाद संवाद में रहा है हमेशा। जो है एक 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 थीसिस आता है, फिर एक एंटीथीसिस, शास्त्रार्थ चलते रहे हैं। किसी भी बात को अंतिम रूप से ऐसे स्वीकार नहीं कर लिया गया, मगर धर्म जो है वो कहता है यही सत्य है, मान लो, और इसके आगे पूछोगे तो तुम्हें हानि पहुंचेगी। मगर जो डेमोक्रेसी होती है, लोक राज्य जो होता है, लोक शासन जो होता है, लोकतंत्र जिसे आपने जनतंत्र कहा, वो होता है, उसमें हम प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने की आजादी धर्म आधारित शासन छीन लेता है, और बिना प्रश्न के कोई विज्ञान पैदा नहीं होता, कोई विकास नहीं हो सकता। तो एक तो ये आप जी सर। अगली वही बात सर कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम में ये कहानी है नया कायदा, इस विशेष कहानी को आप खोलेंगे, बल्कि आप इस तरह से कहें कि जो संवेदना के तंतु आप लाते हैं आपके अनुभवों में, आपकी स्मृतियों में, आपके आपका जो संवेदनात्मक धरातल है, क्या ऐसी स्मृतियां रही, कैसे ऐसे क्या अनुभव ऐसे रहे कि आप बेचैन हो गए ये नया कस्टम, नया कायदा देने के लिए, समाज को नया कायदा देने के लिए? जी सर। देखिए, ये तो वही बात कही जाएगी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई आत्मकथा नहीं लिखी, ये जो न्यू कस्टम है ये एक कहानी है, और जैसा कि कहानियां या उपन्यास होते हैं वो हमारे रियलिटी, हमारे यथार्थ और कल्पना का मिला जुला रूप होते हैं। उसमें यथार्थ कितना है, उसमें कल्पना कितनी है, इसको तो बहुत जो आलोचक लोग हैं वो उसका विश्लेषण करते हैं, और मेरी कहानियों को तो कुछ ज्यादा विश्लेषण होता है। मैं देखता हूँ कि मुझे तो दोनों तरफ से मार खानी पड़ती है अक्सर। तो तो ये जो नया कायदा है, शायद ये भी नया कायदा है जो हमारे समय के विमर्श का नया कायदा है कि आप अगर ऐसा एक फ्रेम में नहीं बोलते हैं, ये जो फ्रेम दिया गया है इससे बाहर जैसे ही आप बोलते हैं, तो वो जो रूढ़िवादिता है कि आप इस फ्रेम में रहें, यानी आप या तो इस पक्ष में रहें या उस पक्ष में रहें। तो वो लोग जो 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 ऐसा नहीं करते, वो उनके लिए बहुत तरह की मुश्किलें होती हैं, उनको जल्दी से स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि वो नया कायदा बना रहे होते हैं। ये कहानी ऐसा नहीं कहूंगा, जैसे एक मेरी कहानी है, अगर आप लोगों में से किसी ने अंग्रेजी में जरूर पढ़ी होगी, अंग्रेजी के लोग उसको ज्यादा ध्यान रखते हैं। चीख नाम से एक कहानी है, अंग्रेजी में स्क्रीम नाम से। तो स्क्रीम में आप यकीन करें कि उसमें बिल्कुल कहीं कोई व्यक्ति रियलिटी से, मैंने अपने जीवन में से कहीं कुछ नहीं बताया। पूरी की पूरी कहानी कल्पना थी, वो एक जिगोलो की कहानी है। मैं हैरान रह गया कि उसको मेरी आत्मकथा मान लिया। तो एक तरफ तो मुझे खुशी हुई कि मैंने इतनी शिद्दत से लिखा, इतनी इंटेंसिटी से, उसके पाठक उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो मेरी आत्मकथा, मेरी आप बीती समझने लगा उसे। बहुत वक्त लगा इस बात को डिलीट होने में। तो अब जब ये नया कायदा आई तो मैंने देखा कि इसमें कुछ 2-3 लोगों के अनुभव चल रहे थे। एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा गांव में, मैं छोटा था उस समय, कुछ 12 साल का रहा हूँ। तो मैंने देखा कि एक चाय की दुकान थी, एक गांव था, और वो चाय की दुकान पर जो है वो लोग चाय पी रहे थे। 11-12 साल का रहा हूँ। तो चाय पी रहे थे और वो दुकानदार बैठा बैठा सिर्फ चाय देता था कप में, और लोग वहां रखे पानी में से थोड़ा सा पानी डालते थे और उसको, इसे जो शब्द कहते हैं, जकोल कर उसको नीचे फेंक देते थे। तो मैंने साथ वाले उससे पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब लोग जो हैं ये पानी डालकर क्यों ऐसा करें, कि ये यहाँ सब ऐसे ही करते हैं। तो
यहाँ सब ऐसे ही करते हैं, मतलब क्यों, ये तो इसका पैसा ले रहा है तो फिर क्यों, जबकि मैं बहुत छोटा था उस, मैंने कहा कि 11-12 साल की उम्र के हिसाब से, तो इसका मतलब मेरे अंदर एक विद्रोही चेतना, एक प्रतिरोध की भावना बहुत शुरू से रही होगी, बहुत उसके बीज वहां होंगे, बाद में वो अंकुरित हुए और विकसित हुए। तो जब वो घटना घट गई, तब तक मुझे नहीं पता था जाति, और 10-12 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि जाति की वजह से हो रहा है, या ये ना कोई उसे समझाएगा। बहुत साल बीते, और बहुत साल बीतने के बाद एक दिन मैंने फिर, जब मैं बड़ा हो गया और मैंने लगभग 30 साल की उम्र में राजस्थान के एक छोटे से गांव में फिर मैंने किसी को ऐसा करते हुए देखा। मैंने कहा इतने सालों में समाज बदला नहीं, अब भी वो लोग उसको धो रहे थे। और अब मैंने उसकी पड़ताल की तो पता लगा कि पहले तो ऐसा सभी करते थे, सभी जातियों के लोग करते थे, मगर अब जो है ये सिर्फ कुछ 2-1 जातियों के लोगों को, 2-4 जातियां हैं जो, जिन्हें गांव में एक तरह की दूरी से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, तो एक तरह की अस्पृश्यता है, कहने में क्या हिचक है उससे। तो तब ये इस कहानी का जन्म मेरे दिमाग में, उसका बीज कहीं जन्म हो चुका था और मेरे दिमाग में पड़ी थी। तो एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी, और बातचीत में मेरे पिता ने मुझसे, मैंने ये बात कही, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बार ऐसा ही हुआ था। इसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि एक बार ऐसा ही हुआ था, और मुझसे भी उन्होंने ऐसा कहा था। हम लोग 15 लोग थे, और उन्होंने सबसे कहा कि भाई आप इसमें पानी डाल। तो हमने उनसे यही पूछा कि एक गिलास कितने का है, और उन्होंने 15 के 15 गिलास तोड़ दिए उसके बाद, और पैसे देकर कहा कि कल फिर आएंगे हम लोग यहाँ, और तुम 15 गिलास फिर मंगा लेना। अगले दिन ये पहुंचे तो उसने जो है बिना धुलवाए उन्हीं गिलासों में कहा कि आप इसे तोड़ो मत, और आप इसे ले जाओ। तो एक नया कायदा वहां शुरू हुआ। कोई भी, जैसा आपने कहा सर कि आप पैटर्न तोड़, हर रचनाकार तोड़ता है, मतलब जो बना बनाया ढांचा है, जो फ्रेम है, पैटर्न को तोड़ना, परंपरा कह लें, विसंगतियां कह लें, यथास्थिति, जड़ता, इसे तोड़े ना तो नया बनाए कैसे, परिपाटी जो चली आ रही है इसे तोड़े ना तो नया बनाए कैसे, नया कुछ रचे कैसे। तो हर रचनाकार की इस समय और समाज में जो लिख रहे हैं, सतत रचनाशील हैं, इच्छा ये रहती है कि बड़ा प्रचार हो हमारा, बड़ी डुगडुगी बचे हमारी, क्योंकि ये आत्ममुग्धता का दौर है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है, आत्ममुग्ध हो रहे हैं लोग, और आत्म प्रचार में डूबे हुए हैं। ये बेचैनी गजब है कि हम सतत बने रहें, आज जाने जाएं, आगे जाने जाएं, और आगे तो और जाने जाएं, तब तक पूछे जाएं। ऐसे समय में फिर मैंने कहीं उसे पढ़ा था, आपने कहीं कहा है, किसी अपने साक्षात्कार में कहा कि आप चाहते ये हैं, आपकी इच्छा ये है कि आपकी रचनाएं समय समय पर अप्रासंगिक होती जाएं। तो हमारे, मतलब हम सबको समझने में ये मुश्किल हो रही है कि जब लोग प्रासंगिकता के लिए बेचैन हैं, सतत रहने के लिए आत्म प्रचार और आत्ममुग्धता में डूबे हुए हैं, लबालब हैं, ऐसे में आप कैसे शाश्वत प्रश्नों से जूझने के लिए आप कह रहे हैं कि आप अप्रासंगिक हो जाएं आपकी रचनाएं? आप चाहते हैं कि जैसे जैसे समय बदले, समाज बदले, युग की चुनौतियां बदलें, तो आप अप्रासंगिक, आपकी रचनाएं, आप नहीं, आपकी रचनाएं अप्रासंगिक हो जाएं। सर ये इस पर थोड़ा सा मेरे विद्यार्थियों को बताएं प्लीज। देखिए मैं पहले प्रासंगिक होने हाँ। के बारे में बता दूं कि जो अंग्रेजी के बच्चे भी सुन रहे होंगे तो इररिलेवेंट हो जाना। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी कहानियां अप्रासंगिक हो जाएं, तो इसका अर्थ यह है कि ये समाज बदल गया। आपकी रचना तब अप्रासंगिक होती है कि जब समस्या उस समाज में से खत्म हो गई, और जो समस्या खत्म हो गई इसलिए ये रचना अप्रासंगिक हो गई। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है किसान की समस्या, किसान के दुख, होरी के दुख, धनिया के दुख, स्त्री के दुख, और सिलिया के दुख।
तो हमें आज भी उससे कोरिलेट करने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मुश्किल ये है कि किसानों की स्थिति भारत में आज भी कमोबेश वैसी ही है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं हुई है। तो प्रेमचंद इर्रेलेवेंट नहीं हुए, उनकी रचनाएं इर्रेलेवेंट नहीं हुई। काश कि उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाती कि हम रेफरेंस के लिए उनकी किताबें रखते कि कभी एक ऐसा समय था, मगर आज ऐसा समय नहीं है। तो जब मैं ये कहता हूं कि मेरी रचनाएं अप्रासंगिक हो जाए, तो मैं एक तरह की मंगल कामना कर रहा हूं अपने भारतीय समाज के लिए। मैं चाह रहा हूं कि जो 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 इस समय भारतीय समाज के नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, उनके अंदर एक 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 नई चेतना, एक नई संवेदनशीलता का ऐसा उभार हो कि वो जितने भी, चाहे वो लैंगिक आधार पर भेदभाव होते हैं, चाहे वो दूसरे आधारों पर, जातीय आधारों पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आयु के आधार पर, ये सभी जो भेदभाव होते हैं, इन सब से जैसे ही हम ऊपर उठेंगे, हम उन तमाम रचनाओं को पाएंगे कि वो स्वतः ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट हो गई। हमारे लिए फिर सिर्फ वो एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। हम उनको, जैसे आज भी हिंदी साहित्य, हम लोग हिंदी साहित्य में सुधा जी भी, तो इसलिए बता रहा हूँ, अब भी हम ऐसी रचनाओं को अपने सिलेबस में पढ़ाए जा रहे हैं जिनकी अब शायद उतनी जरूरत नहीं है, मगर फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं। जबकि हिंदी साहित्य पिछले लगभग, अगर हम छायावाद से देखें, आधुनिक साहित्य तो इतना विपुल मात्रा में हो चुका है कि पूरा का पूरा सिलेबस नया डिजाइन हो सकता है, मगर हम अब भी, क्योंकि स्थितियां हमारी शायद कहीं ना कहीं वर्चस्वशाली जो समूह है, वो इतना सटल वे में, इतने इतने सहज ढंग से काबिज है, कब्जा किए हुए है कि वो कंट्रोल करता है पीछे से। लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, मगर काम कोई और कर रहा होता है, और वो सिर्फ एक कठपुतली होता है जो सामने आता है। वो कैरम बोर्ड में जिस तरह से हिट किया जाता है कि इधर मारा और फिर इधर जाता है और फिर उधर जाता है, तो फिर वो जो आदमी सामने आता है उसको आप पहचानते नहीं। तो हम सोचते हैं कि इसने जो है ये सब चीजें डिजाइन की, ये प्लान बनाए, मगर प्लान कहीं और बन रहा होता है। तो ऐसे ही अगर हम अप्रासंगिक होने की कामना करें, तो ये एक बड़ी कामना होती है। एक रचनाकार के लिए इसलिए भी बड़ी होती है कि उसने जो एक समय में रचा था, समाज ने उसे समझा और उसको समझकर वो विकसित हुआ, आगे बढ़ा, ऊर्ध्वगमन किया उसने ऊपर की तरफ, अपवर्ड मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी जिसे हम करते हैं, एक सामाजिक गतिशीलता जो ऊंची ऊपर की तरफ होती है, उसकी तरफ वो बढ़ा। तो वो चेतना के स्तर पर भी होती है। चेतना का बहुत बहुत संबंध हमारे सामाजिक संबंधों से होता है। आज जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, उनके बीच में कोई आपस में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, मैं देखता हूँ कि जो हमारे सामने 25 साल पहले, जो 30 साल पहले जो समाज था, उससे बहुत आगे चला गया है। और अभी रचनाकार वही 30 साल पुराने हैंगओवर में बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि वही रेलेवेंस बना रहे, तो वो गलत कामना है, मैं समझता हूँ। तो एक नया कायदा इसका भी शुरू होना चाहिए कि हम ये कामना करें, हम ये कोशिश करें कि हम जो आज लिख रहे हैं वो 30 साल बाद, 25 साल बाद, 20 साल बाद अप्रासंगिक हो जाए, और फिर जो हमारी नई समस्याएं हैं हम उनको एड्रेस करें। ये ऐसा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा हुआ है दूसरे समाजों में, जो भारत के बाहर के समाज हैं उनमें ऐसा हुआ है, और वो उन्होंने अपने अंदर एक मॉडर्न अप्रोच से, एक विकसित सोच से उसको दूर किया, उन चीजों को दूर किया। मैं किसी एक राष्ट्र का नाम लेकर यहाँ बात नहीं करना चाहता जी। क्या करूं, मतलब जब जो हमारी बातचीत का मोड़ बढ़ रहा है जिस तरह से, आज भी आप बहुत कुछ ऐसा बोल गए होंगे, अनजाने भी बोल गए होंगे, कि जिसके सूत्र बाद में खोजे जाएंगे, रेशे रेशे को निकाला जाएगा और कुछ बार बार पूछा जाएगा। और हम तो चाहते यही हैं कि बार बार हमसे पूछा जाए, हमसे उसका स्पष्टीकरण लिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दे उठाए जाए, बातचीत होती रहनी जरूरी है। देखिए, कुछ बात उठी सर, कुछ हंस पत्रिका 2019 याद कीजिए, दलित विशेषांक,
उसमें आपने कहीं ये उल्लेख किया था कि दलितों का भी अपना मध्यम वर्ग होना चाहिए। जैसा मैं समझती हूँ कि विशेषांक में दलित समुदाय के जो बीच परतें हैं, जो अंतर्विरोध हैं, जो आपसी कहासुनी है, कई लेयर्स जैसे प्याज की परतों से, तो बार बार उस पे कुछ सवाल उठे, कुछ बवाल भी उठे, सवाल और बवाल दोनों ही उठे, और आपने उसे बड़ी उससे मैं क्या कह सकती हूँ, बड़े लोकतांत्रिक तरीके से उसे लिया, सहा, उसके जवाब देते रहे। आज मेरे विद्यार्थियों को ये बताएं कि उस दलित विशेषांक में जो 2019 हंस का है, उसमें आप जिस दलितों के मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं या उनके बीच के जो अंतर विरोध हैं, और वो आज भी बार बार चर्चा का विषय है, लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर, उससे आपका मतलब क्या था? मतलब आप अपनी बात यहाँ रखने के लिए पूरी तरह से, क्योंकि मंच अब आपका है, तो आप रख सकते हैं ताकि ये चर्चाएं कहीं जाकर कोई मोड़, कोई मुकाम पाए। जी सर। पता नहीं, मैं नहीं जान पाता हूँ कि हमारे समाज में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, मगर क्यों उनका इस बात से विरोध है कि मध्यम वर्ग, उनका विरोध इस बात को लेकर रहता है, और वो ये मानकर, उनकी धारणाएं हैं, विरोध तो क्या, उनकी धारणाएं हैं। उन्होंने धारणा बना रही है कि मध्यम वर्ग जो होता है वो पाखंडी होता है, मौका परस्त होता है। जबकि सर मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगी, पढ़ाती रही हूँ लंबे समय से, मैं भी कहानियां पढ़ा रही हूँ। मैं बार बार विद्यार्थियों को बताती हूँ कि ये वही मध्यम वर्ग ही है जो सेंट्रिक आइडिया होता है, जो कंटेंट लाता है, जो कॉन्सेप्ट बनता है कहानी का। क्यों? क्योंकि यही है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यही है जो थोड़ा पढ़ता है, बोलता बतियाता है, सोचता है, विचार करता है, चिंताओं को चिंतन में बदलता है। लेकिन इस मध्यम वर्ग, जी जी, वो सारी बातें आपने बोल दिया। आपको आजादी नहीं मिलेगी, मैंने बोल दिया, मैं तो पढ़ाती रही हूँ, तो मुझे लगा कि मध्यम वर्ग को थोड़ा डिफाइन करना चाहिए कि मध्यम वर्ग है क्या। पर सर आप इसको कहें उस विशेषांक के मतलब कोट अनकोट उस विशेषांक के उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूर दें सर। देखिए, ऐसा है कि किसी भी समाज का, मुझे थोड़ा मौका मिला देश के बाहर भी जाने का, और मैंने देश के बाहर और लोगों को भी मिला होगा, और जरूर मिले हैं, उन लोगों को मौके मिले हैं। मैंने ये देखा कि उन लोगों के यहाँ पर जो सबसे बड़ा वर्ग है वो मध्यम वर्ग है। वहाँ क्योंकि वर्ग की अवधारणा है, उच्च वर्ग छोटा है और निम्न वर्ग भी बहुत छोटा है, मध्य वर्ग बहुत बड़ा है। भारत में इसका उल्टा है, यहाँ मध्य वर्ग बहुत छोटा है और निम्न वर्ग बहुत बड़ा है और उच्च वर्ग बहुत छोटा है। तो मैंने निष्कर्ष ये निकाला उसको, उन सब चीजों को देखकर, कि जिस देश का, और आप देख लीजिए जिन देशों में को विकसित माना जाता है, उन देशों में मध्य वर्ग की का जो आकार है वो बड़ा होता है। तो अगर मध्य वर्ग बड़ा होता है तो आपके देश का विकास का सूचक एक बात। इसका मतलब आपके यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व कर दिया गया। दूसरी चीज ये कि अगर मध्य वर्ग नहीं होता तो जितनी भी वंचित अस्मिताएं हैं, जितने भी चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़ी जातियों के लोग हों या आदिवासी हों, अगर वो मध्य वर्ग नहीं होगा तो उसके अंदर वो चेतना नहीं होती, वो समझ नहीं होती, वो हर चीज को एक नियति मानता है, और क्योंकि धर्म उसकी व्याख्या भी उसी तरह करता रहता है, तो वो उससे बाहर भी नहीं निकल पाते। तो जब मैं ये कह रहा था कि मध्य वर्ग की जरूरत है जो दलितों को, तो मेरा आशय यही था कि आप जो है आप जब मध्य वर्ग में आ जाते हैं तो उन सवालों से जूझने लगते हैं, प्रतिरोध करने लगते हैं, और एक तरह का नया नेतृत्व आपके पास। अगर इसको दो मतलब हम बातों में दो उदाहरणों से इसको समझ लें। ज्योतिबा फुले ना आते और डॉक्टर अंबेडकर ना आते, और ये समझिए कि दोनों के दोनों मध्य वर्ग से थे और अंग्रेजों का दौर था, दोनों को मौके मिले, तब उन्होंने इतना काम कर लिया। और हमारे पिछले 70 वर्षों में जो दलितों में या पिछड़ी जातियों में जो एक मध्य वर्ग बना है, वो भी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि यहाँ जातियां, उनमें भी जातियां हैं, तो उनमें कुछ जातियों में बना और बहुत सारी जातियों में अभी भी नहीं बना। मेरी चाहत ये है, मेरी आकांक्षा ये है कि भारत की तमाम जातियों में मध्य वर्ग हो, ताकि उनके बुद्धिजीवी, उनके लेखक, सारे के सारे आप उठाकर देख लीजिए, शायद ही अपवाद स्वरूप
निम्न वर्ग से आपको लेखक, विचारक मिलेंगे, वैज्ञानिक मिलेंगे। वो आ जाते हैं, वो ये उदाहरण के लिए दिखाने के लिए आ जाते हैं कि भाई ये भी आ गए, वरना आते वो सब मध्य वर्ग से। उच्च वर्ग को कोई लेना देना नहीं, उसके पास अपने माल असबाब बहुत हैं, उसको पढ़ने लिखने से क्या लेना देना है। आप अगर एक छोटा सा सर्वे कर लें, जिनके पास बहुत पैसा है उनके बच्चे आमतौर पर 10वीं 12वीं या कुछ पढ़ लेते हैं तो पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते। मगर जो लोग जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो कोशिश करते हैं अपवर्ड सोशल मोबिलिटी की तरफ के लिए, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने में जो अवरोध आता है, जो ऑब्स्टेकल आती है, वो है जाति। तो वो उससे जूझते हैं और उससे उसको 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 तोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहीं से एक नया रास्ता खुलता है, एक नया कायदा बनने लगता है। और ये जेंडर के आधार पर आप देखते हैं कि कोशिश चल रही है, कास्ट के आधार पर भी कोशिश चल रही है, और अभी आदिवासी विमर्श भी उसी तरह चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर भारत की हर जाति, पहले तो हर जाति के पास अपना मध्य वर्ग हो। इसकी वजह मैं एक और बता देता हूँ कि अगर हर जाति के पास अपना मध्य वर्ग होगा, तो पूरे देश में ये मध्य वर्ग क्लब हो जाएगा और फिर जाति से वर्ग में रूपांतरण होगा। अभी तो जातिवादी समाज है हमारे पास, अभी वर्गवादी दृष्टिकोण से हम इसका मूल्यांकन ही नहीं कर सकते। तो हम जो भी मूल्यांकन करेंगे, जो भी निरीक्षण परीक्षण करेंगे, वो जाति के आधार पर करेंगे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति बड़े पद पर भी पहुंच गया है और उसके पास बहुत पैसा भी है, मगर अगर उसको समाज में जाति की वजह से छोटा समझा जाता है, जाति के कारण छोटा समझा जाता है, तो वो दो स्थितियों में रहता है। या तो वो अपने को छिपा कर रखता है और अपनी आइडेंटिटी सवर्णों वाली उसके साथ जीता है। यानी एक आदमी आपका खो गया, एक आदमी उठा मगर गुमनामियत में चला गया, आपका नुकसान दोहरा हुआ। एक आदमी उठा भी और आपके काम का भी नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि वो संघर्ष करके अपनी उस आइडेंटिटी के लिए लड़े और उस आइडेंटिटी को इज्जत, यानी उसको जाति छिपानी ना पड़े, जाति बिना छिपाए उसको आदर मिले। ऐसा मैंने एक मेरी कहानी में मैंने उसका निर्वासन नाम से कहानी है, वो उसमें नया ज्ञानोदय में छपी थी, उसमें मैंने इस विस्तार से जिक्र किया है। थोड़ा सा सर इसी से जुड़ा हुआ है, जो बेजुबान हैं, जो वंचित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनके जरूरी सवाल आपके कथा साहित्य में आते हैं। आप अपनी कहानियों का आधार इनको बनाते हैं निश्चित तौर पे। पर मेरे विद्यार्थी ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण समाज में और महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, क्या दलितों के प्रश्न, दलितों के मुद्दे, दलितों की समस्याएं, वंचितों की समस्याएं, शोषितों की समस्याएं, घुटन बदल जाती है? मतलब महानगरीय जीवन में और ग्रामीण समाज में क्या कुछ आप समता विषमता पाते हैं जब आप आधार बनाते हैं कहानी का? ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है जिसको हमें समझना चाहिए। जो भी ग्रामीण भारत में रहता है और जिनको किन्हीं भी कारणों से वंचित समझा जाता है, उनको ग्रामीण भारत में अब भी बहुत सारे भेदभावों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे किसी भी स्तर पर हो। देखिए, क्योंकि आप ये तो मानेंगे कि शिक्षा व्यक्ति को संवेदनशील करती है और कानून का भय उनको नियंत्रित करता है। तो जो ग्रामीण जो हमारा समाज है, वहाँ ये दोनों ही चीजें गायब है। वहाँ एक तरह की दबंगई और एक तरह का जो गांव में कहा जाता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो है। तो जो समुदाय ताकत में होता है वो दूसरों का शोषण करता है। तो वहाँ जो हिंसा होती है वो सीधी हिंसा होती है। और शहरों में शारीरिक हिंसा नहीं होती, संवेदना के स्तर पर हिंसा होती है। हिंसा दोनों होती है, मगर इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ सीधी मारपीट जाति के आधार पर हो जाए, क्योंकि दोनों तरह से, एक तो शिक्षित लोग इस तरह की चीजों में नहीं पड़ते, दूसरा कानून का भय है। मगर जो शिक्षित लोग होते हैं बहुत ही उसके नए तरीके ढूंढ लेते हैं, जो दूरी के, डिस्टेंस के। तो अब
ये जो हमारा जो हमारा नागर समाज है, जो हमारा शहरी समाज है, उसमें ये समस्याएं बदल कर आती हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक ऐसे कॉलोनी में घर लेना है जो अच्छी है, वो उसने अपना आर्थिक स्तर अच्छा कर लिया है और वो इस किसी ऐसे वर्ग से आता है, तो वो क्या करेगा कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए बाध्य हो जाता है। और अगर वो पहचान नहीं छुपाता तो उसे उसी जगह पर, उसी कॉलोनी में रहना होगा जहां वो पहले रहता था, मगर अब वो वहां भी फिट नहीं है और यहाँ फिट किया नहीं जा रहा, तो उसके लिए तो एक त्रिशंकु की स्थिति हो जाती है। इस कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया है, मैं इसको पूरा कर दूं। हाँ प्लीज। इस पेन को जो है, इस पीड़ा को जो है, वो व्यक्ति समझ सकता है जो मध्य वर्ग में आ गया है, उसके पास धन आ गया है, उसके पास धन आने के साथ उसको सम्मान की चाहत होती है। वो चाहता है कि जैसे उस व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है मुझे भी मिले। अगर वो व्यक्ति निकलता है तो लोग उससे सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं निकलता हूं तो मुझे कुछ मेरी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, जबकि दोनों की आर्थिक स्थिति एक सी है। मगर अब इस हिंसा को ना तो वो यूं कह सकता कि तुमने क्यों नहीं सलाम किया, वो कहते मैंने वो कुछ भी कह सकता, मेरी मर्जी, मुझे भी अगर तुम्हें अधिकार है तो मुझे भी अधिकार है, मैं किसको करूं किसको ना करूं। बात सही, आप जबरदस्ती किसी से सम्मान नहीं ले सकते इस तरह के, मगर आपकी चाहत होती है। तो ये मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा शहरी और ग्रामीण जीवन के शोषण को, उसकी यातना को, उसकी पीड़ा को आपको समझने के लिए थोड़ी और गहराई से उतरना पड़ता है, क्योंकि संवेदना के स्तर पर हिंसा होती है। मतलब जिसे हम कहेंगे कि अभौतिक रूप से वो लोग जो वर्चस्वशाली लोग हैं, या जो लोग पसंद नहीं करते, या जो अभी मॉडर्न नहीं हुए हैं, जिनकी सोच उस तरह की नहीं बनी, थोड़े होते हैं, मगर वो उसी तरह से किरकिरी की तरह आते हैं जैसे बहुत अच्छी दाल बनी हो या कुछ सब्जी बनी हो और उसमें कुछ किरकिराहट आ जाए तो जायका खराब हो जाता है। वो जायका खराब होना ही एक कथाकार पकड़ लेता है। अंतरा, आप सवाल पूछेंगी या अंतरा आप अनम्यूट करके पूछें सवाल। अंतरा का यहाँ एक सवाल, तुम पूछ लो, फिर मैं एक दूसरा सवाल करूंगी इसके बाद, तुम पूछ लो। दलित एस्थेटिक्स के बारे में कुछ बोलें सर। हाँ, क्या एक प्रेशर रहता है दलित राइटर्स पर? मुझे लगता है कि ये बेवजह लोग इस सवाल को, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये लोग अभी बेवजह इस बात को उछाल रहे हैं। आपको तो मेरे को पता है कि आपको जरूर पता होगा कि अभी भी हमारे पास हिंदी में कहानी और उपन्यास का सौंदर्य शास्त्र नहीं बना, एस्थेटिक्स नहीं बन पाया। हम कविता के आधार पर कहानी और उपन्यास का मूल्यांकन करते हैं। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखने को कोई दो लोगों ने किताबें लिख दी हैं, मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा उनकी, मगर अब आप उसी को कहते रहे कि वो नकार का साहित्य है, वो प्रतिरोध का साहित्य है, यही उसका सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र बनने में बहुत लंबा समय लगता है। अभी तो बमुश्किल 50 साल का दलित साहित्य का ये अभी हमारा जो सामने जो मॉडर्न, और भी होगा, मगर जो मॉडर्न आया है लिटरेचर, जो दलित लिटरेचर है, जिसे हम दलित लिटरेचर कहते हैं, मराठी से लेकर और दूसरी भाषाओं, उसमें अभी समय लगेगा कि हम उसका एस्थेटिक्स निर्मित करें, क्योंकि एस्थेटिक्स निर्मित करके साहित्य नहीं रच सकते। साहित्य में से एस्थेटिक्स के नियम निकलते हैं, हम उसको खोजते हैं कि ये इसके सौंदर्य तत्व हैं जिनसे हम इसको पहचान पाते हैं। तो थोड़ा और मुझे लगता है, जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि शहरी समाज और ग्रामीण समाज, से पहले जब दया पवार लिख रहे थे, जब नामदेव ढसाल लिख रहे थे, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि लिख रहे थे, तो वो सब ग्रामीण जीवन के सच लिख रहे थे। उनकी जो पीड़ा थी वो ग्रामीण जीवन के साथ ज्यादा संबंधित थी। मगर अब एक नए सच सामने आ गए हैं, अभी मल्टीनेशनल के सच सामने आ रहे हैं। अभी एक ऐसा भी सच सामने आ रहा है कि जिसे हमने शुरू में डील किया, कंट्राडिक्शंस, जो इनर कंट्राडिक्शंस है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिरोध दो स्तर पर होता है, एक हम और वे, और फिर हम और हम, हमारे और हमारों के बीच में। तो वो जो कंट्राडिक्शन है, उनके भी प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। मैं इसलिए इसको बात को पूरी कर दूं, बस 1 मिनट और मुझे दें। कुछ साल पहले की बात है, लगभग शायद 7 साल, 2016 की बात है, और मैंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने ये कह दिया था कि जो रेनेसां है,
लिटरेरी सब जो नवजागरण है, भारतीय नवजागरण, उसका संबंध बंगाल के नवजागरण से नहीं है। उसका संबंध मराठी महाराष्ट्र के नवजागरण से। लोगों ने इस पर हंगामा काट दिया बहुत बुरा। उनको लगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि भद्रलोक का जो नवजागरण है वो बहुत सीमित नवजागरण है, उसमें स्त्रियों की कोई जगह नहीं है, उस तरह से उनके अधिकारों की जगह नहीं है, आदिवासियों की जगह नहीं है, उसमें दलितों की जगह नहीं है, पिछड़ों की जगह नहीं है। अरे भाई, वो नवजागरण कैसा जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या गायब हो गई? मगर वो नवजागरण होता है जब वो ज्योतिबा फुले करते हैं, जब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, तो ज्योतिबा फुले जो है उस नवजागरण के प्रणेता हैं, डॉक्टर अंबेडकर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक नवजागरण की नई व्याख्या थी और जाहिर है इस पर लोगों को नाराज होना था और वो हुए। मगर इसको समझने की जरूरत है कि आप 8% या 10% देश के लोगों की के आधार पर, जिनके पास संसाधनों पर कब्जा है, उनके आधार पर कोई मेन स्ट्रीम जैसी चीज नहीं कह सकते। कोई मेन स्ट्रीम नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम है तो इन सब से मिलकर बनेगी, और अगर नहीं है तो फिर वो इनके बिना आप समझिए कि उसकी उसका कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, अजय जी, मैं इसी चीज, मतलब सुधा ने शायद पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैंने ये भी पूछा कि क्या एक प्रेशर रहता है दलित राइटर्स पे कि वो एक हमेशा एक बहुत एक एम्फैटिकली प्रोटेस्ट लिटरेचर, जो एक आइडेंटिफाइबल प्रोटेस्ट लिटरेचर है, उसी फ्रेमवर्क के अंदर लिखें। और इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब आई थी कुछ साल पहले, रेनी एडो लॉज, एक ब्रिटिश ब्लैक जर्नलिस्ट राइटर है, यंग राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था व्हाई आई एम नो लॉन्गर टॉकिंग टू वाइट पीपल अबाउट रेस। वो कहती है कि मैं जहां भी जाती हूँ, मुझे अब जैसे मुझे इसी कनेक्टेड लगा मुझे कि अक्सर अगर कोई दलित राइटर आता है तो उससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट दलित आइडेंटिटी। तो ये कहती हैं उसमें कि मैं बहुत थक गई हूँ कि लोगों को ये बता बता के कि भाई रेस है, और वो बोले अब मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं किसी पार्टी में गई हूँ, किसी के घर डिनर पे गई हूँ, आपका जो एक विलफुल इग्नोरेंस है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको हर मोमेंट में उसको समझाऊं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये किताब थी, तो मुझे लगा कि आप कुछ रिस्पॉन्ड कीजिए कि आप भी ऐसा फेस करते हैं क्या। किताब की लेखिका का नाम जो भी आपने लिया, मेरा ये अगला सवाल ही था, मैंने इस पर इसका नाम ठीक है, मैं पूछूंगी। हाँ, इनका नाम है रेनी एडो लॉज, RENI, रेनी एडो लॉज। सॉरी, मेरी पूरी सहमति उनके साथ है। बिल्कुल। उस सहमति की वजह है कि एक तो ये कि अगर एक जो आपने कहा कि क्या एक प्रेशर रहता है दलित एक राइटर के ऊपर कि वो इन्हीं इश्यूज पर लिखे। असल में मान लीजिए कि दलित राइटर इस पर नहीं लिखता है तो उसको उस वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी तो इसकी समस्याएं उसने डीप अपने लिटरेचर में ली ही नहीं। असल में जो हम अब तो एक नया शब्द है कलर्ड पीपल कहते हैं, तो उनमें और दलितों में एक फर्क है। वो अपनी आइडेंटिटी के साथ पहचाने जाते हैं और दलित लोग आराम से अपने को छिपा सकते हैं। यानी कोई अलग से कोई एक जो पहले स्टीरियोटाइप चलता था, मेरे साथ तो बहुत हुआ, तो वो स्टीरियोटाइप की वो एंट्री होगी, वो ऐसा होगी या ऐसा होगा, और फिर हम एक रूढ़ छवि होती थी, एक स्टीरियोटाइप इमेज होती थी दलित की, उसको बोलना नहीं आता होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसका ये सब चीजें होती थी, तो वो अपनी आइडेंटिटी छिपा सकता था। मगर जब ये बिल्कुल यही समस्या अगर एक ब्लैक या एक कलर्ड व्यक्ति के साथ हो तो वो अपने को छिपा नहीं सकता। एक तो ये, जैसे स्त्री अपने को नहीं छिपा सकती, बायोलॉजिकली ये जो कुदरत ने ये बना रखा है। मगर क्योंकि ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है डिवीजन कास्ट का, तो इसमें व्यक्ति एक दूसरे को छिपा सकते हैं। आपको हर जाति में हर तरह के लोग मिल जाते हैं। पहले चूंकि गरीबी के कारण एक स्थिति बनती थी, अभी जैसा मैंने कहा कि मध्यवर्ग के कारण उनमें भी
सुविधाएं मिली तो सुविधाएं व्यक्ति को बदल देती हैं, और लंबे समय तक सुविधाएं मिलती हैं, जनरेशन ही बदल जाती है, हर तीसरी जनरेशन एकदम अलग हो जाती है हर तरह से। तो एक तो ये कि प्रेशर तो रहता है हम पर, और वो प्रेशर जरूरी है। एक चीज वो इस अर्थ में इतना तो जरूरी है कि आप आखिर किस सोसाइटी को डील कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को। मगर लेखक स्वभावतः आजाद होता है। वो जब लिख रहा होता है तो वो सिर्फ दलित लोगों के बारे में नहीं लिख रहा होता, वो उन सपनों और उन लोगों के बारे में लिख रहा होता है जो उससे अलग होते हैं, और वो एक पूरी फिलॉसफी दे रहा होता है अपने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से, जिसमें जिसमें जिसे हम यूटोपिया कहते हैं। जैसे हम लोग जब कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर के यहाँ पर या रैदास के यहाँ पर एक शब्द आता है बेगमपुरा। तो बेगमपुरा में का अर्थ ही यह है कि जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। तो एक यूटोपिया होता है जिसको रचनाकार अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत करना चाहता है। तो अगर वो दलित समस्याओं को एड्रेस कर रहा है, दलित समस्याओं को रख रहा है पाठक के सामने, तो ये चाहता है कि ये समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो ये प्रेशर तो जरूरी है, ये होना चाहिए। मगर इसके साथ साथ ये जो मैंने कहा कि मेरी पूरी सहमति है, वो इस अर्थ में सहमति है कि हम आखिर कब तक उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहेंगे जो हमसे पहले भी लिखी जा चुकी। या तो हम उसको नए तरह से कहें या हम उसे ना कहें, हम दूसरी बातें कहें। अब ये इतना उलझा हुआ रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये उलझा रहता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जैसे ही आप इन समस्याओं को छोड़कर, जैसे मैं आपको कई नाम बता सकता हूँ, बताऊंगा नहीं, जो दलित आइडेंटिटी से संबंधित लेखक हैं और वो दलित लेखन नहीं करते हैं। आप हैरान होंगे, उनको ना तो सो कॉल्ड कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी ना मेन स्ट्रीम उनको अपने उसमें शामिल करती है, ना वो यहाँ शामिल होते हैं दलित वाले फ्रेम में। वो वहां भी गए और यहाँ भी गए, यानी वो एक त्रिशंकु की स्थिति में चले जाते हैं। ये भी एक तरह का कंट्राडिक्शन, एक तरह की प्रॉब्लम, एक तरह का चैलेंज राइटर के सामने रहता है कि वो इस बात को स्वीकार करे कि जो मुझे लिखना है मैं लिखूंगा, आप मुझे इस कोष्ठक में, इस ब्रैकेट में स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, आप उस कोष्ठक में स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मगर लेखक की चाहत होती है कि उसकी रचना को उसके सामने भी सम्मान, उसका स्वीकार्यता मिले। ये एक मानवीय कमजोरी है। ये नहीं कि वो चाहता है कि उसको बहुत बड़े सम्मान वामान मिले, नहीं, वो चाहता है कि वो लिख तो अपने सुख के लिए रहा है, जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा कि स्वांत सुखाय लिख रहा हूं। लिखते सब अपने सुख के लिए हैं, मगर उसका मोटिव जो होता है वो सामाजिक होता है। लार्जर हमारी जो सोसाइटी होती है, उसके जो प्रताड़ित लोग होते हैं। आप देखिए, जिसे हम मेन स्ट्रीम सिनेमा कहते हैं, वो सिर्फ मनोरंजन होती है, और पैरेलल सिनेमा समस्याओं पर आधारित होती है। तो जो हमारा लिटरेचर है, अगर वो मेन स्ट्रीम में आप जाएं तो क्या वो सिर्फ मनोरंजन करता है? नहीं। प्रगतिशील साहित्य जो था उसने समस्याओं को एड्रेस किया था। बस उसकी समस्या या उसकी जो व्यापकता थी वो छोटी थी, वो वर्ग पर आधारित था और वो कास्ट को एड्रेस नहीं कर रहा था। इसलिए दलित साहित्य को आना पड़ा, क्योंकि जो सोशल रियलिटी है वो कास्ट है, और वो बात कर रहे थे लगातार क्लास की। तो वो इस समाज की उस जरूरत नहीं पूरी हो रही थी। इसलिए चूंकि वो जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए दलित साहित्य को जगह मिली। और आज आपके सामने आप देखते हैं कि एक फिनोमिना की तरह है। पंजाब, हरियाणा से लेकर और केरला तक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर केरला, तमिलनाडु, सब जगह, महाराष्ट्र तो खैर है ही, सभी जगह पूरा दलित लिटरेचर लिखा जा रहा है, और एक नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर एक फिनोमिना बन चुका है। तो इसका अर्थ यह है कि उनकी समस्याएं तो हैं, और चूंकि जाति के कारण ये बहुत बहुत जटिल है मामला, तो इनको बहुत सावधानी से सुलझाना होगा। इसलिए मेरी सहमति भी उनके साथ है, मगर भारत के संदर्भ में ये थोड़ा अलग मामला होगा कि अगर आप दलित प्रश्नों को नहीं शामिल करते हैं तो संभवतः दलित वाले वर्ग से
बाकी दलित लेखक आपको बाहर कर देंगे। थोड़ी सी पीड़ा इसकी मुझे भी है। मैं इस यातना को भूल चुका हूँ। मेरे साथ इस तरह का मैंने व्यवहार देखा है कि वो लोग ये कहते हैं कि दलित लिटरेचर नहीं लिखते हैं, तो शायद मैं पारंपरिक ढंग से उस तरह का राइटिंग उस तरह की नहीं करता हूँ। शायद मेरी जो शैली है, जो मेरा जो सोच है, वो उस तरह का नहीं है, तो इससे शायद उन लोगों को असुविधा होती होगी। निश्चित तौर पे सर, आज के संवाद का भी लब्बो-लुआब यही रहा। आज भी हम जब मिल बैठे तो आपकी कहानियों के कंटेंट में आप जो कॉन्सेप्ट उठाते हैं, जिन अनदेखे अनछुए पहलुओं को, जिस छटपटाहट को, बेचैनी को, और मैं तो कहूंगी जलते चुभते प्रश्नों को उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके समकालीनों को, मैं नहीं कहती किसी विशेष समुदाय को, आपके समकालीन रचनाकारों को, आलोचकों को, विमर्शकारों को और बहुत सारी छटपटाहट और बहुत सारी बेचैनी और बहुत सारे जलते चुभते सवाल दे जाते हैं। और मुझे लगता है कि किसी रचना का सबसे बड़ा मोटिव यही होना चाहिए कि उस पर संवाद हो, उस पर बातचीत हो, वो सवाल उठाए और लाजवाब कर दे, मतलब समाज को, परिवेश को, लोगों को। तो आज हमारा ये संवाद सुधा सौम्या कुछ पूछना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सवाल हो आप लोगों की ओर से, मैं पूछना ही भूल गई, आप सबके सवाल हो तो प्लीज आमंत्रित है जी। सौम्या, म्यूट कर रखा है। एंड थैंक यू सुधा। अनिल जी, बहुत ही आपने बड़ी गूढ़ बातें की अजय जी इस पूरे इस मीटिंग में। मैं अभी जो आपने अंतरा के प्रश्न का उत्तर दिया, उससे संबंधित ही मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया और मैं खुद भी इससे जूझ रही थी अपने रिसर्च में। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जाति और धर्म के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो आमतौर पे एक रेखीय बात होती है। एक दलित वर्ग जब उठता है, और ये बात सच है कि जब तक आप धर्म को समझेंगे नहीं और उस पर एक क्रिटिकल आई नहीं रखेंगे तो जाति से ऊपर उठना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जब अभी हम लोग बात करते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक मूवमेंट्स की, या वेस्ट में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की, स्पेशली ब्लैक मूवमेंट्स में हम देखेंगे कि उनका धर्म से बहुत ही गहरा संबंध रहता है और एक बहुत एथिकल संबंध रहता है। वो संबंध, वो धर्म और धर्म के से उनका कोई कह सकते हैं अलगाव नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारे जो सोल मूवमेंट्स थे वो चर्च के एथिक में रचे बसे थे, कैथोलिक चर्च के या उनके जो अपने यूनिटेरियन चर्च होते हैं उनके एथिक्स में रचे बसे थे। तो जिस तरीके से ब्लैक मूवमेंट्स में क्रिश्चियन एथिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्या, और आई एम पुशिंग द एनवेलप हियर, क्या दलित सोशल भी धर्म के प्रति आकर्षित होता है आजकल? या जैसे जैसे अपवर्ड मोबिलिटी आती है हम देख रहे हैं कि क्या संस्कृताइजेशन की, जो पुराने समय में श्रीनिवास का वर्ड था, क्या संस्कृताइजेशन की चाह बन रही है? क्या एक वर्ग में, एक मध्यम वर्ग में अपनी जगह बनाने के साथ साथ एक धार्मिक जगत में भी धर्म भी अपनी जगह बनाने की चाह है? और क्या कोई दलित राइटर इसको आंसर कर सकता है? क्योंकि वो भी एक खांचे में बसा हुआ है, उसके लिए भी बड़ा ये मुश्किल है इस तरीके से एक संवाद स्थापित करना, या ये कहना कि I would like to be counted amongst the ones who are privileged, not only materially, but also in religious terms. देखिए, जो आपने कहा कि धर्म की बात जहाँ तक आती है कि हालांकि मेरा ख्याल है कि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और आप लोग भी जो पढ़ते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि दलित साहित्य में बिना धर्म से लड़े तो कोई भी साहित्य नहीं आ सकता। और दलित साहित्य तो इसलिए भी क्योंकि वो जाति से लड़ रहा है और हिंदू धर्म जाति पर टिका हुआ है। धर्म से तो उसका संघर्ष होगा ही। इसका एक सूत्र, इसकी एक परंपरा, इसकी एक हिस्ट्री है और वो आपके सामने अभी आपको याद आ जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो बुद्धा एंड हिज धम्मा जो उन्होंने लिखा है, जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जब धर्मांतरण किया, तो वो जो एक कल्चरल पॉलिटिक्स होती है वो तो शुरू कर दी थी उन्होंने। और वो कल्चरल पॉलिटिक्स जो है वो वही धर्म उसमें शामिल है। तो
बहुत सारे जो आज भी जो महाराष्ट्र के हों या उत्तर भारत के लोग हों, उनका मानना यही है कि वो बुद्ध के धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। मगर इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे मत हैं, और अभी वो और भी डेवलप हो रहे हैं। कुछ लोग कुछ एक नए धर्म को प्रस्तावित कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे और कई तरह के नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना? तो उन धर्मों को वो चाहते हैं कि ये वास्तव में दलितों का धर्म होना चाहिए। पता नहीं, मुझे इस मामले में मैं आपको अपना जवाब दे सकता हूँ, दूसरे क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता। एक तो ये कि मुझे लगता है कि धर्म से मुक्ति नहीं होगी। मैंने मैं पूरी बात कर दूं, दोबारा से रिपीट करके गलत हो जाएगा। एक तो व्यक्ति की धर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, एक चीज। वो चाहे बहुत कोशिश करे तो व्यक्तिगत तौर पर उसकी मुक्ति धर्म से हो सकती है। मुक्ति का मतलब उसको आजादी मिल सकती है। मगर सामूहिक रूप से एक समूह के रूप में धर्म उस सबके लिए जरूरी हो जाता है। एक बात तो यह है। दूसरे ये कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्म से हम इसलिए मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बौद्धिक जीवन नहीं जीते हैं, वो सामान्य जीवन जीते हैं। उनको एक सामान्य जीवन जीने की आचार संहिता चाहिए होती है, तो आप उनको धर्म के माध्यम से वो देते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए एक मॉडर्न जो जैसा कि इंग्लैंड में जो इस समय हो रहा है, मैं सीधे बोल दे रहा हूँ, वो इसलिए एक अच्छी स्थिति होती है कि वो धर्म से मुक्त होना शुरू करते हैं, आजाद होना शुरू करते हैं, और वो ये मानने लगते हैं कि ये जो बोझ है हमारे पर, इसकी वजह से हम नया कुछ नहीं सोच पाते हैं। मगर दलित समाज के लोग अब भी वो शायद बहुत बड़ी संख्या में अभी बौद्ध धर्म को अपने मुक्ति का मार्ग, यानी अपने उत्थान का मार्ग समझते हैं। मेरा कहना यह है कि धर्म से उत्थान नहीं होगा। अगर धर्म से उत्थान होता तो इतने लोग क्रिश्चियनिटी में गए और दूसरे धर्मों में गए, तमाम ऐसे धर्म जो जाति व्यवस्था को मानते ही नहीं थे और जाति व्यवस्था वहां भी पहुंच गई। न केवल भारत के धर्मों में, बल्कि वो धर्म जो बाहर से आए उनमें भी जाति पहुंच गई। तो जाति यहाँ इतना बड़ा सच है कि धर्म फेल हो जाता है, यहाँ पर धर्म की स्थिति खराब है। अब तो फिर वो क्या चीज है जिससे दलितों का उत्थान हो सकता है, पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सकता है? वो है जो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन, इनमें भागीदारी होनी चाहिए, इनमें सहभागिता होनी चाहिए। अक्सर रिजर्वेशन को बुरा कहा जाता है, और अब तो रिजर्वेशन का कोई अर्थ ही नहीं बचा है। जिस तरह से निजीकरण हुआ है, या पिछले 25-30 सालों में हमने निजीकरण को बढ़ते हुए देखा है, रिजर्वेशन वैसे ही निष्प्रभावी होता जा रहा है। मगर आप देखें कि रिजर्वेशन एक ऐसा अफर्मेटिव टूल था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो उन जगहों पर पहुंच नहीं सकते थे, उन पदों पर पहुंचे। आपको लगता होगा कि सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से पहुंचे, नहीं, उनको रोका जाता था असल में। अभी मैं सेंट स्टीफेंस में बोल रहा था और हमारी को जो स्पीकर थी उन्होंने बताया कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठी थी और एक लड़की जो शेड्यूल कास्ट उससे या शेड्यूल ट्राइब से थी, और तो बहुत अच्छा उसने अपना इंटरव्यू दिया, मगर सब लोगों ने कहा कि इसको अगर हम अच्छे मार्क्स दे देंगे सब मिलकर तो जनरल की सीट खराब हो जाएगी। अब ये देखिए कि ये जो स्थिति है, अगर ये मानसिकता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो विकास होना है, जो उत्थान होना है, वो रुक जाएगा। इसका धर्म से कहीं कोई लेना देना नहीं। तो जरूरत है दो चीजों की। एक तो मानसिकता बदलने की कि ये भी हमारे ही लोग हैं, ये हमसे कोई अलग नहीं है। मगर ये एक बहुत एक ऐसा जो मैंने एक तरह की एक ऐसी सोच है जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, अभी वो शायद बहुत संभव नहीं है। मगर दूसरी चीज ये है कि उनकी भागीदारी, जब उनकी भागीदारी होती है तो बड़ी संख्या में वो लोग दिखाई देने लगते हैं जिनको हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि नहीं यार, ये जो 3-4 लोग हैं इनको अगर हम इग्नोर भी कर दे तो वो 2-4 लोग जो हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। तो बस हमारे पास एक स्थिति बनती है कि हम चुनाव कर सकते। अभी क्या स्थिति है कि अभी तो ये मान लिया गया है कि ये इन लोगों से बात करना बेकार है। अभी मतलब अभी कुछ साल पहले तक, जब तक ये सिस्टम नहीं था। अब ये पूर्वाग्रह खत्म हो रहा है।
और इस पूर्वाग्रह के खत्म होने में उस संवैधानिक टूल का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल टूल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, जिसकी वजह से लोग आए। और इसने हमारे बीच में से, ये लोग कहते हैं कि इसने हमारे बीच में कड़वाहट पैदा की, ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है किसी भी चीज को देखने का। मैं कह रहा हूं कि इसी की वजह से दूरियां कम हुई हैं। आज आप जब कॉलेज में साथ बैठते हैं, जब आप नौकरियों में साथ उठते बैठते हैं, आपके साथी जो अफसर हैं, तो आप उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आज से 50 साल पहले होता था, जो अम्बेडकर ने वेटिंग फॉर वीजा में लिखा। ठीक है, कुछ लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग बिल्कुल साफ हो गए हैं और उच्चतम शिखरों पर पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं, मगर ज्यादातर जो लोग हैं, उनके जो शहरों में खासतौर से, उनके अंदर बदलाव आए हैं। गांवों में भी जो 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 चेतना संपन्न लोग हैं, उनमें ये बदलाव आया है कि हमें कम से कम इस हिंसा से बचना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन संवैधानिक जो प्रावधानों को समझें और उनकी जरूरतों को समझें। तो अगर हम ऐसा नहीं समझते हैं तो ये दूरियां कम नहीं होंगी, उल्टा और बढ़ेंगी। इसको, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी मुझे लगता है कि मैं इस पर ही बोलता जाऊंगा, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, और ये बात हो जाएगी पूरी की पूरी फिर रिजर्वेशन पर आकर। इसको हम छोड़ देते हैं। नहीं, वार्ता के लिए हम फिर दोबारा आपको याद करेंगे सर, निश्चित तौर पे। आज के संवाद का जो हमें कुल जमा हासिल हुआ, और दिल से आभार। सुधा जी, जिन्होंने सवाल पूछा था, मैंने क्या उनके सवाल को एड्रेस कर दिया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ बस। सौम्या, संतुष्ट हो? अंतरा, सौम्या, क्या संतुष्ट हो जवाब से? उन्होंने धर्म के बारे में जो बात कही थी, मैंने वो उसको इसीलिए कहा कि धर्म से उत्थान नहीं होगा, धर्म से मुक्ति नहीं होगी। अगर दलित या वंचित समुदायों की मुक्ति होगी, चाहे वो दूसरे कोई सी भी आइडेंटिटी हो, उनकी मुक्ति होगी तो सामाजिक भागीदारी से, राजनीतिक भागीदारी से, आर्थिक भागीदारी से होगी। जब उनका आर्थिक उन्नयन होगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनको पोषण अच्छा मिलता है, वो भी सुंदर दिखने लगते हैं, वो भी अच्छे लगने लगते हैं। सुंदर तो वो हैं, मगर गरीबी अच्छे सुंदरों को खराब कर देती है। अगर आपको याद हो, आपको तो याद हो गई सुधा जी, अमृतलाल नागर जी का एक उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। तो नाचो बहुत गोपाल में उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों को केंद्र में रखकर जो है उपन्यास लिखा है। और उन्होंने एक जगह एक लाइन लिखी है, कहा कि जो वाल्मीकि महिलाएं, उन्होंने तो सीधे उस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, उस समय कर लेते थे। तो उन्होंने कहा जब वो विवाहित होकर आती थी, विवाह करके आती थी, तब वो बड़ी सुंदर होती थी, मगर जैसे जैसे वो 20 साल बाद उनको देखते थे तो वो एकदम, उन्होंने उसके लिए एक शब्द है, वो इतनी कुरूप हो जाती थी। क्यों हो जाती थी कुरूप? ये अमृतलाल नागर ने, मैं बता रहा हूँ, गरीबी उनको कुरूप कर देती। जब अगर मेरा एक दांत अगर खराब हो गया तो मैं, पैसा है तो उस दांत को भी ठीक करा लेता हूँ। उनके दांत टूटते जाते हैं, झुर्रियां पड़ती जाती हैं, उनके चेहरों पर लगाने के लिए कोई चीजें नहीं है, तो धीरे धीरे वो अपने को जिस तरह से रख सकते हैं, या पुरुष हो या स्त्री, वो रख नहीं पाते, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते। और गांव देहातों में तो उस समय में अच्छे कपड़े पहनने पर इस तरह की पाबंदी थी कि उसको उसकी सजा दी जाती थी। यानी ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो उन्होंने, सौम्या जी ने सवाल किया था, इसमें धार्मिक विधान है, मनुस्मृति में ये धार्मिक विधान है कि राजा को ये अधिकार है कि शूद्रों ने अगर धन इकट्ठा कर लिया है तो उसका धन छीन ले और उनके घरों में आग लगा दे। ये मनुस्मृति में बता रहा जी। बस इसी के साथ हम ये इस बातचीत को आगे फिर किसी दिन जरूर जारी रखेंगे। स्वस्थ जनतंत्र कायम हो, स्वस्थ समाज कायम हो, एक स्वस्थ माहौल बने और वैचारिक अधिनायकवाद से हम सबको मुक्ति मिले। निश्चित तौर पर इसी शुभकामना के साथ अंग्रेजी विभाग को बहुत बहुत बधाई, और हमारे आमंत्रित साहित्यकार, कथाकार को दिल से शुक्रिया करूंगी। मेरे साथ इतने समय आप पूरे संयम के साथ सारे मुद्दों को, सारे जलते चुभते सवालों को झेलते रहे और संतोषजनक जवाब दिया आपने। और संतुष्ट होकर बैठ जाना नहीं है हम लोगों को, निश्चित तौर पे बातचीत आगे बढ़ाएंगे फिर किसी मोड़ पर, फिर किसी दिन। संयुक्ता, ये जरूर कहूंगा कि बहुत, जैसे हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की एक प्रोसेस, एक मुहिम चला रहे हैं,
हमें कास्ट सेंसिटाइजेशन की भी एक मुहिम जरूर चलानी चाहिए। हालांकि दलित साहित्य के माध्यम वो चल रही है, मगर जब दलित साहित्य के माध्यम से चलती है तो लगता है कि ये तो अपनी पीड़ा, अपने दुख बता रहे हैं। जब वो दूसरी तरफ से भी शुरू होगी तो ये मुझे लगता है कि मुकम्मल एक एक एक, एक संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, एक मुहिम होगी, दोनों तरफ से। Thank you so much, Dr. Navadia, Professor Sudha Upadhyay, for conducting this really invigorating conversation. On behalf of the English department, once again, we extend our thank you. Tomorrow we have another event, a quick reminder on that. Tomorrow we have Saif Mahmood in conversation with Dr. Jitinder Gill at 5 p.m. Login time is 4:30 p.m. I request all, please join us once again to be part of this really fascinating International Writers Festival. Thank you very much. Thank you. आप सभी Thank का you, Ajay ji. Thank you, Ajay ji.